हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधाश्री इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था? बच्चे, हमने पढ़ा था किस तरह से जो सेल डिवीजन है वो परफॉर्म होती है, राइट? अभी इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, या इस वाली जो हमारी ये वीडियो लेक्चर है हमारा ये, इसमें बेटा हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो क्रोमोसोम्स है वो किस तरह से मूव करते हैं और क्या क्या प्रोसेस सारा रहता है, राइट? मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड या जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे वो पीपीटी के थ्रू होगा, सो दैट आपको एक अच्छे से आइडिया मिल सके, राइट? तो बच्चे चलो फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। बट हाँ, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको अगर वीडियो लेक्चर ये अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उनसे भी कहिए कि आप लोग भी इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नॉलेज को ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड के साथ बांटोगे तो बढ़ेगी ही, राइट? एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो बच्चे वो आपके लिए आपको सबसे पहले मिले और इंफॉर्मेटिव हो, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है सेल साइकिल। अब हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे। बेटा, सेल साइकिल क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्या है ये? एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जहां पर क्या होता है, सेल डुप्लीकेट करता है खुद को एंड जीनोम को, और सिंथेसिस करता है बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स की, ताकि वो टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो सके, राइट? अच्छा, ह्यूमन सेल को बेटा कितना टाइम लगता है? 24 आवर, एंड ईस्ट को कितना लगता है? 90 मिनट। क्लियर? ओके, एक सेकंड बेटा, ये जरा मैं हाइड कर लूं क्योंकि यहां पर आपको ऊपर वाली साइड पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, राइट? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, दैट इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना है आपने। बेटा, एक आती है इंटरफेज, दूसरी आती है एम फेज। इंटरफेज क्या होती है बच्चे? इंटरफेज रिप्रेजेंट, मतलब इंटरफेज क्या होती है? इंटरफेज होती है G1, S एंड G2। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इंटरफेज, राइट? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो एम फेज के बीच में जो आती है दैट इज इंटरफेज, और वो क्या होती है? G1, S एंड G2। समझ में आई बात? ठीक है। बाकी मैंने आपको यह भी बता दिया था कि 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल दैट एक्चुअली किसके थ्रू ये जो है वो 95% टाइम लिया जाता है, दैट इज इंटरफेस। G1, S एंड G2 में जब चीजें डबल हो रही होती है ना, चीजें क्या हो रही होती हैं इसमें? डबल। डबल क्यों होंगी? क्योंकि हमने एक सेल से क्या बनाने हैं? दो बनाने हैं, और दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पूरा का पूरा मटेरियल, इसीलिए क्या होंगी? चीजें डबल होंगी, राइट? एट द एंड क्या चलेगी? एम फेज। माइटोसिस होगी अगर सोमैटिक सेल होगा, और मियोसिस होगी अगर जर्म सेल होगा। बोलो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्ट। चलो फिर आगे चलते हैं। बेटा, एम फेज, माइटोसिस फेज, हमें पता है दो टाइप के होते हैं, ठीक है? कौन कौन सी आती है? कैरियोकाइनेसिस या फिर साइटोकाइनेसिस। मतलब दोनों चलती है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी फिर साइटोका। एक्चुअली हम इस स्लाइड में कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। बाकी मैंने आपको जीन के बेस पे, क्रोमोसोम के बेस पे मैं आपको प्रीवियसली दो वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, तो आपने वो वीडियो लेक्चर देख लेने हैं अगर आप डायरेक्टली यहां पे जंप किए हो, राइट? आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको ये तभी समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं सेल डिवीजन की। चलो बेटा आगे चलते हैं। सेल साइकिल ऑब्वियसली G1, S एंड G2 फेज एंड क्वासिसेंट फेज आती है, दैट इज G0 फेज। क्या होता है ना, कई बार, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो आपके पास सेल है बेटा, हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है एक टाइम के बाद। जैसे एक इंसान है, छोटा होता है ना जब पैदा होता है, ऑब्वियसली सारे पैदा होकर छोटे ही होते हैं, ठीक है? तो लाइफ में जब वो बेबी होगा, बेबी से वो क्या बनेगा बाबा? बेबी से क्या बनेगा? वो अडल्ट बनेगा, राइट? अडल्ट के बाद अब देखो, जो बेटा 10th +1 +2 की स्टेज होती है ना, यहाँ पे हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ऐसा कर लूंगा। मतलब बहुत ज्यादा हम एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हम सोचते हैं हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। क्रिकेट देखते हैं तो सोचते हैं क्रिकेटर बन लेते हैं, एक्टर मूवी देखते हैं तो सोचते हैं एक्टर ही बन लेते हैं, है ना? वैसे ही मतलब इस तरह से हमारे मन में विचार काफी आते रहते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप लाइफ में आगे जाते हो, तो बेटा लाइफ में आगे जाने पर होता क्या है, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पकड़ लेते हो। क्या पकड़ लेते हो? एक पर्टिकुलर स्ट्रीम। मान लो किसी को बिजनेस करना है, वो बिजनेस शुरू कर देता है। किसी को मान लो डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बन जाता है, राइट?
किसी को इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बन जाता है, आजकल वैसे कम बनते हैं, है ना, थोड़ा स्कोप कम रह गया, बट बनते हैं, ऑब्वियसली बनते हैं, है ना, जरूरत भी है देश को। तो इस तरह से हमारे क्या है, अलग अलग एक लाइफ में एक पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, जिसमें हमें लगता है हमारा क्या है, फ्यूचर है, हम पैसा भी कमा सकते हैं और हम लोग खुद का पालन पोषण भी कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही इधर सेल के साथ भी यही होता है, इनिशियली तो वो डिवाइड करता रहेगा, तो बेटा एंड में क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब वो क्या कर लेगा, खुद को डिफरेंशिएट। वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, जब किसी सेल को एक पर्टिकुलर वर्क असाइन कर दिया जाता है। क्या होता है डिफरेंशिएट का मतलब, जब पर्टिकुलर वर्क किसी सेल को असाइन कर दिया जाएगा। जैसे जैसे मेरे हाथ में जो सेल्स हैं, इनिशियली वो डिवाइड कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट आया जब वो रुक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मेरा पूरा एक हाथ बना लिया, राइट। अब उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो टफ है सेल्स एज कंपेयर टू मेरे बाकी बॉडी के सेल्स जो हैं। हैंड के टफ होंगे ना, क्योंकि इन्हें काम करना है, तो इनको अपना काम पता है, ये डिफरेंशिएट उसी तरीके से हुए हैं। समझ में आ रही है बात? इन्हें एक पर्टिकुलर वर्क असाइन हो गया, तो ये डिफरेंशिएट भी उसी तरीके से होंगे। मान लो मेरे जो हार्ट के सेल्स हैं वो इतने टफ वे में डिफरेंशिएट नहीं होंगे, क्योंकि उनका इंटरनल ऑर्गन है ना, उसको बाहर के एनवायरनमेंट टफ कंडीशन में सर्वाइव थोड़ी ना करना है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए स्किन के जो सेल्स हैं वो अलग तरीके से डिफरेंशिएट होंगे। क्लियर? तो ये एक, जैसे मान लो कोई अडल्ट है लाइफ में, उसने आगे मान लो उसने करना है कुली का काम करना है, मतलब ठीक है, कर सकता है आदमी, है ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मान लो उसने मेहनत मजदूरी करनी है, तो वो टफ हो जाएगा बंदा जो होगा, है ना। मान लो किसी ने करना है ऑफिस में बैठ काम, वो उतना टफ नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो हर सेल डिफरेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, डिफरेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। समझ में आई बात? तो जब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा और उसे फर्दर आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो बच्चे वो चला जाएगा क्वॉसिसेंट स्टेज में। किसमें चला जाएगा? क्वॉसिसेंट स्टेज में। अब इस स्टेज में ऐसा नहीं है कि उसकी डिवाइड करने की क्षमता ही खत्म हो गई। जैसे लॉकडाउन में मान लो बहुत सारे लोगों का काम बंद हो गया, है ना। अब वो काम नहीं उनसे चल रहा था लॉकडाउन में, क्योंकि वो थोड़ा मान लो काम ही ऐसा था कि उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती थी, और लॉकडाउन में हमें पता है लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो अब ऐसा थोड़ी भी है कि वो बैठ जाएगा और वो अब काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली वो क्या करेगा, खुद को चेंज करेगा, कोई और काम ढूंढेगा। समझ में आई बात? तो वैसा ही सेल्स के साथ है। मान लो आपके हाथ में कट लग गया, क्या लग गया? कट लग गया। कट लगने के बाद सेल क्या हो गए? रप्चर। रप्चर हो गए, सेल्स ने क्या भेजा? सिग्नल। रप्चर हुए सेल्स ने क्या भेजा? सिग्नल। किसको? जो सही थे सेल, ठीक थे, उन सेल को सिग्नल भेजा कि भाई साहब वापस से डिवाइड करो, अपन लोग क्या हो गए हैं? रप्चर हो गए हैं, या हम लोग टूट फूट गए हैं, कट लग गया है। तो जो सेल क्वॉसिसेंट स्टेज में जा चुके थे, वो सेल वापस से अपनी कैपेसिटी को रीगेन करेंगे, वापस से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? वापस से डिवाइड करेंगे। एंड वापस से डिवाइड करने के बाद जब तक वो उस वूंड को फिल नहीं कर देते, ठीक नहीं हो जाता वो वूंड, वो क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। जैसे ही वो ठीक होगा, वो वापस से किसमें चले जाएंगे? क्वॉसिसेंट स्टेज में चले जाएंगे। बोलो बात समझ में? राइट। तो इसका मतलब है जब सेल क्वॉसिसेंट स्टेज में जाता है तो वो टोटली इनएक्टिव नहीं होता, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। बेटा मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ? कि वो एनर्जी यूज कर रहा है और बना रहा है। समझ में आई बात? मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब वो एनर्जी यूज कर रहा है और बना रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज क्वॉसिसेंट स्टेज। बाकी जीवन ग्रोथ फेज होती है, ग्रोथ होती है, चीजें डबल होती है, मैं आपको बता चुका हूं। आरएनए सिंथेसिस होती है और प्रोटोप्लाज्म डबल होता है कि नहीं होता है? राइट। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन सेंट्रियोल डिवाइड होता है, एंड G2 फेज में प्रोटीन डिवाइड होती है विच इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट। बालों में कौन सी प्रोटीन होती है? शाबाश, केराटिन। मसल में कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन एंड एक्टिन एंड मायोसिन होती है कि नहीं होती है? राइट। तो प्रोटीन हर जगह पे प्रेजेंट है, और प्रोटीन एक एसेंशियल एलिमेंट है बॉडी का, इसको डबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं प्रोटीन पे। राइट। अब चलते हैं बच्चे आगे। अब शुरू करते हैं एम फेज। बेटा एम फेज में क्या होगा? देखो दो तरह के सेल है, सोमैटिक, जर्म सेल। सोमैटिक में क्या होती है? इक्वेशनल डिवीजन, बोले तो माइटोसिस।
एंड जर्म सेल में क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन, बोले तो मियोसिस। सिंपल। तो पहले पढ़ते हैं माइटोसिस। बेटा 4 स्टेजेस होती है, कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या क्या होगा? ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहली चीज बच्चे प्रोफेज में होगी, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होगा। तो देखो जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस में जो मटेरियल है वो जम्बल्ड फॉर्म में है। सबसे पहले वो क्या होगा? अभी वो क्या हो गया है? 1D से 2D हो चुका है। क्यों? ऑब्वियसली एस फेज हो चुकी है ना, G1 के बाद एस, फिर G2, अभी तो क्या चल रही है? एम फेज। तो एस फेज से पहले वो 1D की फॉर्म में था, जो कंटेंट होता है डीएनए का, अब वो किस फॉर्म में है? 2D की फॉर्म में, राइट? तो ये 2D की फॉर्म में जब कंडेंस होगा तो इससे बनेंगे बेटा क्रोमोसोम। क्या बनेंगे? क्रोमोसोम। और कौन हेल्प करेगा? कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है कंडेंसेशन में? दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। मैंने आप बच्चों को काम भी दिया था लास्ट टाइम, ठीक है? हिस्टोन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट? मैंने आपको काम दिया था कि जो आपको अमीनो एसिड लिख के लाने थे, 3 लेटर 2 लेटर कोड, है ना? तो ये सब आपने कर लेना है। क्लियर? तो क्रोमोसोम्स बने, और बेटा ये क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23 पेयर्स, विच मीन 46, विच मीन्स 2n, विच मीन्स डिप्लॉयड, एंड फॉर्म होगी 2D की। और दिखेगा कैसा क्रोमोसोम? सिस्टर क्रोमेटिड के साथ। क्यों दिखेगा? मैं ये आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। समझ में आई बात? राइट। तो पहला तो क्या होगा? कंडेंस होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज बेटा, होता ही कंडेंस प्रोफेज में है, और प्रोफेज होती ही एम फेज में है। एम फेज से पहले हम क्रोमोसोम देख ही नहीं सकते, फिर चाहे वो 1D में हो चाहे 2D में हो। हम जब भी देखेंगे तो देखेंगे एम फेज में, और ये हमेशा एम फेज में 2D की ही फॉर्म में होगा। इसीलिए क्रोमोसोम हमेशा हमें सिस्टर क्रोमेटिड के साथ ही दिखता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? दूसरी चीज क्या होगी? क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर। तो बेटा मिडल में क्या होता है? सेंट्रोमेयर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी दो क्रोमोसोम जब भी ये दो क्रोमेटिड, जो कि इसी का ही डुप्लीकेट है, इसी से ही कॉपी बन के बना है एस फेज में, वो बेटा मिडल में किससे अटैच होंगे? सेंट्रोमियर से। दूसरा पॉइंट, सेंट्रोजोम विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो सेंट्रियोल था, जिसको हम सेंट्रोजोम भी बोलते हैं, वो क्या हो चुका है? एस फेज में डबल हो चुका है। अब वो मूव करना शुरू करेगा। इधर डायग्राम में देखो तो मूव किया ना, इधर ऑपोजिट पोल की तरफ। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो क्या इन्होंने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव किया? बिल्कुल किया। यहां पे डबल हुए ना, एक एक और दो, दो बने, एक किया साउथ पोल, एक किया नॉर्थ पोल की तरफ मूव किया कि नहीं किया? ये क्या हो रहा है? कंडेंस हो गया। बीच में मिडल में आपको दिख रहा होगा, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। इस तरह से क्रोमोसोम बने। ये क्या है? क्रोमेटिड है। बीच में क्या है? सेंट्रोमियर है। बिल्कुल सही बात, याद रखो, राइट? इस तरह से ये मूव करेंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मूव करने के बाद इनमें क्या बनेंगी बेटा? एस्टर रेज। इस तरह से क्या बनेंगी? एस्टर रेज, जो कि किसके बने होते हैं? माइक्रोटिब्यूल्स के। माइक्रोटिब्यूल्स क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली प्रोटीन से बनेगा। बेटा ध्यान रखना, लिविंग सेल में जब भी हम फाइबर की बात करें, कुछ भी फाइबर से रिलेटेड बात करें, तो इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ प्रोटीन मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। तो अभी यहां पे क्या निकलेंगी? एस्टर रेज, जो कि माइक्रोटिब्यूल से, ऑब्वियसली किससे बना होगा? माइक्रोटिब्यूल। और हमने पढ़ा भी था, सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन, पढ़ा नहीं है वैसे, हम सेल में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो वहीं पे पढ़ेंगे फिर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दो टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। तो बेटा दो एस्टर रेस प्लस 1 स्पिंडल फाइबर मिलके क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर मिलके क्या बनाते हैं? माइटोटिक एपरेटस। ये भी हम देखेंगे अभी। आ जाओ जरा आगे। अच्छा, लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोफेज, दैट इज गोल्जियाई कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप गॉट डिसअपियर। ये सारी चीजें डिसअपियर हो जाएंगी। तो गोल्जियाई कॉम्प्लेक्स तो ठीक था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ठीक है, न्यूक्लियोलस भी ठीक है। बेटा जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप, बोले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जैसे ही डिसअपियर होगी, तुरंत शुरू क्या हो जाएगी? हमारी मेटाफेज। एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना इज द इंडिकेशन ऑफ, किस चीज की इंडिकेशन है? इंडिकेशन ऑफ मेटाफेज।
बात समझ में आई? मेटाफेज में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, सारे के सारे क्रोमोसोम जो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, अब्रप्ट फॉर्म में प्रेजेंट हो, वो सारे मिडल की तरफ आएंगे, अलाइन हो जाएंगे मिडल में। और बेटा मिडल में जो ये अलाइनमेंट हुई है, देख रहे हो ध्यान से, ये जो मिडल में अलाइनमेंट हो रही है, मिडल की तरफ आ गए ना सारे, मिडल में अलाइनमेंट हो रही है, इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं इसे? आप ध्यान से देखना तो आप समझ पा रहे होंगे, इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट। और ये कहां पे अलाइन हो रहे हैं सारे? बेटा ये अलाइन हो रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। कौन से प्लेन पे? इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे ये क्या होंगे? अरेंज होंगे, और इसे हम क्या कहेंगे? मेटाफेज प्लेट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अच्छा, सेंट्रोमियर से ये जुड़े होते हैं मिडल में, हमें पता है क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड मिडल में सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, राइट। एक बार जरा हम ध्यान से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इस तरह से देखो, ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, और ये इस तरह से अटैच नहीं होते। ध्यान से सुनना, ये अगर मेल का है, ये फीमेल का क्रोमोसोम है, तो ये ऐसे आमने सामने से अटैच नहीं होंगे। अगर इन्हें जुड़ना भी है, ये कैसे अटैच होंगे? ऊपर नीचे, एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड, इस तरह से, ये इस तरह से अरेंज होंगे। इस तरह से अरेंज नहीं होंगे, ये इस तरह से अरेंज होंगे, राइट। बीच में क्या है? सेंट्रोमियर। ये वाला पार्ट क्या है? सेंट्रोमियर। और बीच में क्या है? काइनेटोकोर नाम की प्रोटीन है। और ये कैसी प्रोटीन होती है बेटा? डिस्क शेप्ड प्रोटीन। कैसी प्रोटीन होती है? डिस्क शेप्ड प्रोटीन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट, कैसी होगी? डिस्क शेप्ड प्रोटीन होगी। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। सेंट्रोमियर क्या होता है बेटा? ये एक डीएनए का ही पार्ट होता है। सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। ये देखो डीएनए अनटेंगल्ड है और डीएनए का ही पार्ट है। ये वो पार्ट है जो इनको आपस में बांध के रखता है, दैट इज सेंट्रोमियर। तो ये डीएनए का ही पार्ट होता है ना। बाकी इन दोनों को हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। और इस ब्लू और रेड को कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो रेड और रेड को क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। और यहां पे ब्लू और रेड को क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आई बात? अब आ जाओ बैक मेटाफेज। तो मेटाफेज में हमें पता चल गया, इस तरह से मिडल में लाइन हुए इक्वेटोरियल प्लेन, जो क्या बनाता है? मेटाफेज प्लेट। अब चलते हैं आगे। एनाफेज। बेटा एनाफेज में क्या होगा? सेपरेशन। मिडल से क्या हो जाएगा? डिवाइड। जो क्या हुआ था? डबल। कब हुआ था डबल? एस फेज में। एस फेज में क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन हुई थी तो क्या बने थे? डुप्लीकेट। अभी क्या हो जाएंगे? अलग। तो इसने इधर की तरफ फोर्स लगाई, स्पिंडल फाइबर ने इधर फोर्स लगाई, और हमें पता है स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है? काइनेटोकोर से। पढ़ी थी ना हमने, डिस्क शेप प्रोटीन, राइट। तो उन्हीं से ही अटैच होता है ये स्पिंडल फाइबर। इस तरह से क्रोमोसोम होगा, बीच में क्या होगी? डिस्क शेप प्रोटीन, एक स्पिंडल फाइबर इधर, दूसरा इधर, एक इधर को खींचेगा, दूसरा उधर को खींचेगा, और मिडल से हाफ हाफ। तो एक काइनेटोकोर जाएगा राइट साइड, दूसरा काइनेटोकोर जाएगा लेफ्ट साइड। बोलो बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में, फिर बता रहा हूं। सो सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड मूव टू ऑपोजिट पोल। ऑपोजिट पोल का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। खींच दिए, आ गई आगे बारी। टीलोफेज। बेटा ये पहुंच गए बिल्कुल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, एक पहुंच गया नॉर्थ पोल पे, दूसरा पहुंच गया साउथ पोल पे। एंड याद रखना टीलोफेज क्या होती है? बिल्कुल ऑपोजिट होती है बेटा प्रोफेज के। इट इज, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इट इज ऑपोजिट टू प्रोफेज। जो जो चीजें प्रोफेज में हुई थी ना, वो सारी उसकी उल्टी चीजें यहां पे होंगी। जैसे कि एक तो डी कंडेंसेशन होगी। क्या होगी? डी कंडेंसेशन। याद करो तो कंडेंसेशन हुई थी ना प्रोफेज में, यहां क्या होगी? डी कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्या होगा? यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी। ऑब्वियसली गोल्जियाई एपरेटस रीअपियर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर होगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा। होगा कि नहीं होगा? सेंट्रियोल भी पहले पोल की तरफ गया था, मिडल की तरफ आएगा, इधर से ये भी मिडल की तरफ आएगा, राइट। बीच में क्या बन जाएंगे? ग्रूव्स। क्या बन जाएंगे? इस तरह से ग्रूव्स बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो जो बीच में ग्रूव्स बनेंगे, ये क्यों बनेंगे? ताकि साइटोप्लाज्म अब डिवाइड हो सके। और इन ग्रूव्स को हम क्या कहते हैं? फरो। क्या कहते हैं इन्हें हम? फरो। तो फरो क्या है? फरो आगे चलकर बीच में पूरा जुड़ जाएंगे ये ग्रूव्स, एंड देन बीच से साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा। तो अभी तक टीलोफेज तक क्या चल रही है हमारी? कैरियोकाइनेसिस। मतलब कैरियोन मींस न्यूक्लियस,
काइनेसिस मीन्स टूटना, समझ में आ रही है बात? काइनेसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना। तो अभी तक हमारी कैरियोकाइनेसिस हुई। अभी इसके बाद जब जैसे ही फरो बने और ये जुड़ना शुरू हुए, इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आफ्टर टीलोफेज क्या आएगी? साइटोकाइनेसिस। ये देखो मिडल से इस तरह से अब ये सेपरेट ही हो जाएंगे, हो गए। तो दो अलग अलग से सेल्स बन गए, बन गए कि नहीं बने? तो एनिमल सेल में तो ऐसा ही होगा। एनिमल सेल कौन से होते हैं? जैसे हम लोग हैं, हम क्या है? एनिमल। और आप लोग भी क्या हो? एनिमल, जानवर, राइट? सारे तो नहीं होते, ठीक। तो हो, अब आगे चलते हैं। प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में थोड़ा सा झोल है, और वो झोल क्या है वो भी देखते हैं जरा, ठीक। अरे भाई साहब, झोल क्या है प्लांट सेल में? जरा ध्यान से देखना। प्लांट सेल में एक्चुअली हम लोगों में तो सेल मेम्ब्रेन ही होती है ना। एनिमल्स ओनली हैव सेल मेम्ब्रेन, वी डोंट हैव सेल वॉल, बट इन केस ऑफ प्लांट दे हैव सेल वॉल आल्सो। इन प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, करेक्ट, राइट। तो अभी सेल वॉल ने भी बनना है, तो कैसे बनेगी? जरा इधर ध्यान से देखना बेटा। यहां पे ना सेल मेम्ब्रेन जैसे डिवाइड हो रही है, ये तो होगी होगी ऐसे ही होगी, लेकिन इसके बाहर सेल वॉल भी है। और जब फरो बनेगा तो वो भी थोड़ा सा अंदर को एक्सटेंड होगी होगी। लेकिन ध्यान रखना, अंदर क्या होता है? अंदर मिडल में है ना, साइटोप्लाज्म के बिल्कुल मिडल में, यहां पे क्या होगा? एक फॉर्मेशन शुरू होगी ऐसे करके, राइट। ये एक फॉर्मेशन शुरू होगी जिसे हम क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं बेटा सेल प्लेट। तो सेल प्लेट से ही क्या बनती है? सेल वॉल। ये बाहर की तरफ को एक्सटेंड होगी, जो ये बाहर की तरफ को एक्सटेंड होगी, और जो फरो बना वो अंदर से आएगा। अब जैसे मान लो ये ब्लू कलर का जो फरो बन रहा है, ये जब डिवाइड करेगा तो अंदर से आएगा, इस तरह से अंदर अंदर आके जुड़ेगा आपस में। ये वाला भी इधर से अंदर की तरफ आएगा और ये जुड़ेगा इधर। लेकिन जो रेड कलर का आप मिडल में देख रहे हो ना, दैट इज सेल प्लेट। ये बाहर की तरफ मूव करेगी और बाहर सेल वॉल से जा मिलेगी। किससे मिलेगी? सेल वॉल से, ठीक है। बाहर की तरफ अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल ऐसे मिलेगी बाहर को, है ना। और मिडल में अभी क्या होता है? जब सेल एक से दो बनता है तो क्या ये दो सेल अलग अलग हो जाते हैं? नहीं, एक सेल से जब दो बनेंगे तो दोनों आपस में बिल्कुल इस तरह से बनेंगे, राइट। अब जो मिडल में जो पोर्शन बच गया, किसका? सेल वॉल का बेटा, उसे हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? मिडल लैमेला। क्या बोलेंगे इसे हम? मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला किसका बना होता है? याद करो, तो आपने पढ़ा होगा कैल्शियम पैक्टेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का। तो मिडल लैमेला क्या होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, और टू एडजेसेंट सेल्स ये ए और बी हो गए, करेक्ट। सेल प्लेट क्या है? प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल, दैट मीन सेल वॉल से बनने वाला जस्ट पहले वाला स्ट्रक्चर। तो सेल प्लेट से क्या बनेगी? सेल वॉल। तो हम कह सकते हैं सेल प्लेट इज अ प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल। बोलो बात समझ में आई? तो ये होगा प्लांट के सेल में, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सेल वॉल एंड वी डोंट हैव सेल वॉल, सो वी डोंट हैव दिस दैट मैकेनिज्म, या वी डोंट हैव दिस मैकेनिज्म, राइट। समझ में आई बात सबको? ठीक है। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मियोसिस पढ़ेंगे। हाँ, ये भी हम पढ़ लेते हैं अभी, सिग्निफिकेंस। तो क्या होगा माइटोसिस? ऑब्वियसली कैसी डिवीजन है? इक्वेशनल। क्रोमोसोम नंबर तो चेंज नहीं होंगे ना। क्रोमोसोम नंबर अगर चेंज नहीं होंगे तो क्या होगा? तो ये इक्वेशनल, मैंने कहा था पूरी बॉडी इसी से बनती है। मान लो आपको कट लग गया, ठीक है, आपको कट लग गया, गिर गए आप, तो वहां पे जब मैंने कहा ना अभी कि सेल सिग्नल भेजेंगे तो वो जी नॉट कोएफिशिएंट फेज से बाहर निकलेगा, और जब वो बाहर निकलेगा डिवाइड करेगा, तो बेटा वो डिवाइड करेगा माइटोसिस से। और माइटोसिस का काम भी यही है, जैसे कोई चोट वोट लग जाती है तो उसको ठीक करना, है ना, या ग्रोथ करना। ऑब्वियसली मेरी हाइट बढ़ी, अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो ड्यू टू सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल ने क्या किया? डिवाइड किया। किसके थ्रू डिवाइड किया? माइटोसिस। तो इसका काम किसमें है? ग्रोथ में भी है, राइट। सेल रिपेयर में भी काम है, मैंने कहा ना कट हो गए सेल तो उनको रिपेयर भी करना है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल बनाना, मल्टीपल सेल्स बनाना, दैट इज थ्रू माइटोसिस, राइट। तो बेटा ये सारे काम है। समझ में आ रही है बात? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मियोसिस की। टिल देन आपने माइटोसिस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, होप आप पढ़ेंगे भी, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। आप
सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक बटन भी जरूर दबाएंगे, बेल आइकन को दबाना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम ये वीडियो भी चाहिए जब आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट भी करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।